हेलो स्टूडेंट्स, 12th क्लास की केमिस्ट्री में आपका स्वागत है। हम लेसन पढ़ रहे हैं पृष्ठ साइन और हमारा टॉपिक चल रहा है स्वर्ण संख्या, गोल्ड नंबर। गोल्ड नंबर इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा भी गया है गोल्ड नंबर। तो सुनिए, गोल्ड नंबर को समझाने के लिए पहले मैं एक बात आपको बताता हूं। आप गोंद को लेकर विलायक में घोल लीजिए और कोलाइडी विलयन बन जाएगा। गोंद को लेकर के आप विलायक में घोल लीजिए, पानी में घोल लीजिए और कोलाइडी विलयन तैयार कर लीजिए। और ये कोलाइडी विलयन केवल आपको 10 ml तैयार करना है। कितना? 10 ml। यानी गोंद और विलायक दोनों को जब मिलाओ तो इतनी मात्रा लीजिए कि 10 ml कोलाइडी सोल बन जाए, दोनों को मिला करके। अब इस 10 ml कोलाइडी सोल में से माप करके 1 ml भाग आप बाहर निकाल लीजिए। आपने गोंद और विलायक को मिलाकर के 10 ml कोलाइडी सोल बनाया। 10 ml कोलाइडी सोल में से 1 ml भाग नाप करके बाहर निकाल लीजिए। फिर एक दूसरे पात्र में आप यूं कीजिए, आपको 10% NaCl का सॉल्यूशन तैयार करना है। NaCl याद रखना, इस पर धनावेश और ऋणावेश होता है, तो ये विद्युत अपघटय है। ये विद्युत अपघटय का तरीका काम करता है। अर्थात आप जब इसके 10% सॉल्यूशन को इसमें मिलाओगे तो ये विद्युत अपघटय है, तो इसको स्कंदित कर देगा, इसको जमा देगा। इस कोलाइडी सोल के 1 ml भाग को जब आप ये मिलाओगे इस 1 ml में, तो 1 ml भाग को ये वाला जो भाग है 10% NaCl वाला, ये इसको स्कंदित कर देगा, इसको जमा देगा। तो फिर याद रखना, आप 1 ml भाग में और ये 10% NaCl विलयन तैयार करके मिलाइए और मिलाओगे तो जाहिर सी बात है इस पर धनावेश और ऋणावेश है, अर्थात ये विद्युत अपघटय है। ये विद्युत अपघटय है तो ये कन्फर्म इसको स्कंदित कर देगा। तो आप अब इसमें ऊपर से क्या मिलाओ कि ये स्कंदित ना हो पाए, तो आप ऊपर से मिलीग्राम के रूप में और एक रक्सीकोलाइड मिलाओगे। रक्सीकोलाइड आप मिलीग्राम के रूप में मिलाओगे और वो मिलीग्राम के रूप में रक्सीकोलाइड आप इसमें मिलाओगे तो वो इस 1 ml भाग को इस 10 ml% NaCl द्वारा स्कंदित होने से बचा देगा। कौन बचा देगा? वो रक्सीकोलाइड बचा देगा। तो रक्सीकोलाइड की वह मिलीग्राम मात्रा जो 10 ml कोलाइडी विलयन के 1 ml भाग को 10% NaCl से स्कंदित होने से बचाती है, तो रक्सीकोलाइड की ऐसी मात्रा को स्वर्ण संख्या कहा जाता है। मेरी बात को दोबारा फिर सुनिए, इंपॉर्टेंट है, समझिए इसे कि आप रक्सीकोलाइड की मिलीग्राम में मात्रा लीजिए, ठीक है ना। रक्सीकोलाइड की आप मिलीग्राम में मात्रा लीजिएगा और क्या करना है, कोलाइडी विलयन बना करके 10 ml उसमें से 1 ml भाग बाहर निकाल लीजिए। जो आपकी मर्जी आए आप उसका कोलाइडी विलयन 10 ml तैयार कर सकते हो। मैंने यहाँ एग्जांपल दिया है, गोंद को आप विलायक में मिलाओ और 10 ml कोलाइडी सोल तैयार करो और उसमें से फिर 1 ml कोलाइडी सोल बाहर किसी दूसरे पात्र में निकाल लो। फिर एक अन्य पात्र में आप 10% NaCl का जो घोल है, विलयन है, वो तैयार करो। और NaCl में Na+ और Cl- होता है, तो ये तो विद्युत अपघटय की तरह काम करेगा। ये किसकी तरह काम करेगा? विद्युत अपघटय की भांति काम करेगा। और विद्युत अपघटय कौन होते हैं? विद्युत अपघटय वो होते हैं जब आप इनको किसी में मिलाओ तो ये उस पदार्थ में और उसको जमा दें, उसको स्कंदित कर दें, वो विद्युत अपघटय होते हैं। तो NaCl विद्युत अपघटय है। तो आप 10% NaCl को जब 10 ml कोलाइडी विलयन में से बाहर निकाले गए 1 ml विलयन में मिलाओगे तो यह 10% इस 1 ml को स्कंदित कर देगा। परंतु आप इसमें ऊपर से कुछ ऐसा रक्सीकोलाइड मिलीग्राम के रूप में मिलाइए जो इसको और इससे स्कंदित होने से बचा दे, तो मैं इसकी मिलीग्राम वाली उस मात्रा को स्वर्ण संख्या बोलूंगा। तो दोबारा फिर सुन लीजिएगा कि किसी रक्सीकोलाइड की मिलीग्राम में वह न्यूनतम मात्रा जो कोलाइडी विलयन के 10 ml में से बाहर निकाले गए 1 ml भाग को 10% NaCl से स्कंदित होने से बचा दे, वह रक्सीकोलाइड की मिलीग्राम मात्रा स्वर्ण संख्या कहलाती है। और बता रहा हूं,
रक्सी कोलाइड की मिलीग्राम में वह न्यूनतम मात्रा जो किसी कोलाइडी विलयन के 10 ml में से 1 ml भाग को और 10% NaCl से स्कंदित होने से बचा दे, तो रक्सी कोलाइड की उस मिलीग्राम वाली न्यूनतम मात्रा को मैं गोल्ड नंबर कहूंगा, स्वर्ण संख्या कहूंगा। तो शाब्दिक अर्थ में सुन लीजिएगा, किसी रक्सी कोलाइड की मिलीग्राम में वह न्यूनतम मात्रा जो कोलाइडी विलयन के 10 ml में से 1 ml बाहर निकाले गए भाग को और 10% NaCl विलयन से स्कंदित होने से बचाते, तो रक्सी कोलाइड की उस मिलीग्राम में न्यूनतम मात्रा को स्वर्ण संख्या कहा जाता है। और स्वर्ण संख्या इंपोर्टेंट है, पूछी गई है। और जैसे सबसे कम स्वर्ण संख्या स्टार्च की होती है, वो होती है 0.003 से, और याद रखना 0.2, इसका कोई मात्रक नहीं होता है। 0.003 से 0.2 तक आपकी सबसे कम स्वर्ण संख्या स्टार्च की होती है। सबसे कम स्टार्च की हो गई और सबसे अधिक वाले की ओर बात करते हैं, और याद रखना वो एल्ब्यूमिन की होती है। सबसे अधिक एल्ब्यूमिन की होती है स्वर्ण संख्या। गोल्ड नंबर सबसे अधिक एल्ब्यूमिन का होता है, जो कि 20 से 25 के मध्य होता है। तो आप याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। उर्णन मान या स्कंदन मान एक ही बात है, फ्लोकुलेशन वैल्यू जिसे हम बोलते हैं। तो क्या होता है, किसी कोलाइडी विलयन में यदि हम किसी विद्युत अपघट्य की थोड़ी सी मात्रा मिला दें और फिर उसका स्कंदन हो जाए, यानी विद्युत अपघट्य की थोड़ी सी मात्रा मिला देने पर भी यदि उस कोलाइडी सोल का, कोलाइडी विलयन का स्कंदन हो जाता है, तो उसे उर्णन मान या स्कंदन मान कहा जाता है। मान लीजिए आपने गोंद का बना हुआ एक कोलाइडी विलयन लिया, ठीक है ना, और उस कोलाइडी विलयन में आपने ऊपर से सांद्र H+O4 या सांद्र HNO3 की थोड़ी सी मात्रा मिला दी, और थोड़ी सी मात्रा मिला देने पर ही और वो कोलाइडी सोल जम गया, तो मैं उस कोलाइडी सोल के और जमने की जो प्रक्रिया है मैं उसे कहूंगा उसका स्कंदन मान, या उसे कहूंगा उसका उर्णन मान, यानी फ्लोकुलेशन वैल्यू। तो याद रखना, जब किसी कोलाइडी सोल में, कोलाइडी विलयन में विद्युत अपघट्य की थोड़ी सी मात्रा मिला देने पर ही यदि उसका स्कंदन हो जाता है, यदि वो जम जाता है, तो उस कोलाइडी सोल की स्कंदन वैल्यू या स्कंदन मान कहा जाता है। यानी वो जो विद्युत अपघट्य के द्वारा उस कोलाइडी सोल को जो जमा देने की क्षमता है, उस क्षमता को स्कंदन मान या उर्णन मान कहा जाता है। तो किसी कोलाइडी विलयन में और विद्युत अपघट्य की थोड़ी सी मात्रा ही मिला देने पर यदि कोलाइडी विलयन का स्कंदन हो जाता है, तो उसे उस विद्युत अपघट्य की स्कंदन वैल्यू यानी स्कंदन मान या उर्णन मान कहा जाता है। तो ध्यान देना, जिस पर जितना धनावेश होगा उसका उर्णन मान उतना ही अधिक होगा। जैसे एक तो ये यौगिक है, एक मैं यहाँ ये यौगिक ले रहा हूं और एक मैं यहाँ ये यौगिक ले रहा हूं AlCl3। देखना, इस पर धनावेश +1 है, इस पर धनावेश +2 है, इस पर धनावेश +3 है। तो याद रखना, इसकी थोड़ी सी मात्रा आप ले लोगे, इस पर धनावेश सबसे अधिक है, तो इसकी थोड़ी सी मात्रा अगर आप ले लोगे, किसमें, विद्युत अपघट्य में डाल दोगे, कोलाइडी सोल में डाल दोगे, इसकी थोड़ी सी मात्रा आप कोलाइडी सोल में डाल दोगे, तो ये कोलाइडी सोल का आसानी से स्कंदन कर देगा, क्योंकि इस पर धनावेश की मात्रा बहुत ज्यादा है, आसानी से स्कंदन कर देगा। और तो आसानी से स्कंदन ये कर देगा, तो कहने का अर्थ इसकी उर्णन मान है वो सबसे ज्यादा है, इसका स्कंदन मान सबसे ज्यादा है, क्योंकि इसकी थोड़ी सी मात्रा मिला देने से ही और कोलाइडी सोल जम जाएगा। तो AlCl3 है, उसकी जो उर्णन मान है वो सबसे ज्यादा होता है। तो ये उर्णन मान का क्रम भी आप याद रखना, ये उर्णन मान का क्रम है, या इसे बोलूं कि स्कंदन मान का क्रम है, ठीक है ना, स्कंदन मान। तो ये स्कंदन सबसे अधिक करेगा, ये स्कंदन थोड़ा करेगा और ये सबसे कम करेगा। इस पर धनावेश का मान सबसे अधिक है, ये कोलाइडी सोल का आसानी से स्कंदन कर देगा, थोड़ी सी मात्रा से ही उसका स्कंदन हो जाएगा। तो हमने परिभाषा में पढ़ा कि
किसी कोलाइडी विलयन में विद्युत अपघट्य की थोड़ी सी मात्रा मिला देने पर ही यदि कोलाइडी सोल का कोलाइडी विलयन का स्कंदन हो जाता है तो विद्युत अपघट्य की उस मात्रा को, उस थोड़ी सी मात्रा को हम उसका स्कंदन मान या उर्णन मान कहते हैं। जिस पर जितना अधिक धनावेश होगा उसका स्कंदन मान और उर्णन मान उतना ही अधिक होगा, यानी उसकी थोड़ी सी मात्रा मिला देने पर ही कोलाइडी सोल का आसानी से स्कंदन हो जाएगा। तो इतना सा ध्यान में रखना है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, याद रखना हार्डी-सुलजे नियम की। किसकी? हार्डी-सुलजे नियम की बात करते हैं। हार्डी-सुलजे नियम जो एक बार हमारे एग्जाम में पूछा हुआ है, याद रखना एक बार हमारे एग्जाम में पूछा हुआ है हार्डी-सुलजे का नियम। हार्डी-सुलजे का नियम क्या है कि किसी यौगिक में और जो धनायन और ऋणायन होते हैं उन पर आवेश का मान जितना अधिक होगा तो वो किसी कोलाइडी सोल का आसानी से स्कंदन कर देंगे। जैसे मैं एग्जांपल लेके ये बताऊं आपको, जैसे ये देखिए FeCN6 और इस पर आपके -4 आवेश लगा देता हूं, FeCN6-4। इस पर ऋणावेश का मान बहुत अधिक है। यहां कोई ऐसा ले आऊं जैसे मतलब वो ले लेता हूं AlCl3, इस पर धनावेश का मान बहुत अधिक है। इस पूरे यौगिक पर ऋणावेश का मान बहुत अधिक है और इस पूरे यौगिक पर अगर देखूं तो धनावेश का मान बहुत अधिक होगा। Cl तो -1 होगा, Al+3 होगा तो +3 वाला ज्यादा है तो इस पर +3 आवेश होगा। तो हार्डी-सुलजे ने क्या कहा कि किसी यौगिक में ऋणावेश और धनावेश का मान जितना अधिक होगा, जैसे इस यौगिक में ऋणावेश का मान ज्यादा है, इस यौगिक में धनावेश का मान ज्यादा है, तो किसी यौगिक में यदि धनावेश और ऋणावेश का मान जितना ज्यादा होगा तो वे विपरीत आवेशित कोलाइडी सोल को उतना ही आसानी से स्कंदित कर देंगे। किसी यौगिक में धनावेश और ऋणावेश पर जितना अधिक मान होगा, यानी ऋणावेश का मान जितना अधिक होगा, धनावेश का मान जितना अधिक होगा, तो वे किसी कोलाइडी सोल को और उतनी ही आसानी से स्कंदित कर देंगे। यही हार्डी-सुलजे का नियम है। और याद रखना हार्डी-सुलजे के नियम में जैसे इस पर ऋणावेश का मान अधिक है तो ये क्या करेगा, ये किसी धनावेशित कोलाइडी सोल को आसानी से स्कंदित कर देगा, क्योंकि विपरीत आवेशित कणों को ये स्कंदित करते हैं। तो इस पर ऋणावेश का मान बहुत अधिक है, अतः ये धनावेशित कोलाइडी सोल को आसानी से स्कंदित कर देगा। और इसके अलावा मैं अगर बात करूं, जैसे देखिए P4-3, इस पर भी फास्फेट आयन पर देखिए -3 आवेश है, तो ये भी किसी धनावेशित कोलाइडी सोल को और थोड़ी सी मात्रा के साथ ही स्कंदित कर देगा। इसी प्रकार अगर मैं बात करूं, जैसे सल्फेट आयन है SO4-2, सल्फेट आयन, इस पर -2 आवेश है, तो ये भी किसी कोलाइडी सोल को, कौन से वाले को, धनावेशित वाले को आसानी से स्कंदित कर देगा। और लास्ट में जैसे मैं यूं कहूं Cl, इस पर -1 आवेश है, तो ये सबसे कम स्कंदित करेगा। तो यहां यूं निशान लगा देता हूं। तो अब ये देखिए -4 आवेश, -3 आवेश, -2 आवेश और -1 आवेश, तो ये किसी धनावेशित कोलाइडी सोल को और स्कंदित करने का इनका क्रम इस प्रकार से होगा, यानी ये किसी धनावेशित कोलाइडी सोल को अधिक स्कंदित करेगा, ये थोड़ा कम करेगा, ये और कम करेगा, और वो Cl सबसे कम स्कंदित करेगा क्योंकि उस पर -1 आवेश है। इसी प्रकार अगर कोई ऋणावेशित कोलाइडी सोल है तो उसको कोई धनावेशित यौगिक आएगा और वो स्कंदित करेगा। फॉर एग्जांपल जैसे मैं यूं कह दूं एल्यूमिनियम+3 आप मिलाओगे और एक आप Mg+2 मिलाओगे और एक आप सोडियम+1 मिलाओगे, तो बताइए किस में और ऋणावेशित कोलाइडी सोल को स्कंदित करने की क्षमता ज्यादा है? इस एल्यूमिनियम में ज्यादा है, क्योंकि इस पर धनावेश का मान ज्यादा है। तो ये आप थोड़ी सी मात्रा अगर किसी कोलाइडी सोल में मिला दोगे तो उसका आसानी से स्कंदन कर देगा ये। तो इस पर +2 है तो ये कुछ कम करेगा, इस पर +1 है, ये सबसे कम उस ऋणावेशित सोल को स्कंदित करेगा। तो ये प्लस वाले हैं वो ऋणावेशित कोलाइडी सोल को स्कंदित करते हैं, और जो ये ऋणावेशित वाले ये धनावेशित कोलाइडी सोल को स्कंदित करते हैं। तो यही हार्डी-सुलजे का नियम था कि किसी यौगिक में धनावेश और ऋणावेश का मान जितना अधिक होगा तो वह
विपरीत आवेशित कोलाइडिसोल को उतना ही शीघ्रता से स्कंदित कर देगा। यही हार्डी-सुरजे का नियम है। हमारा अगला टॉपिक है पायस, जिसे इमल्शन कहा जाता है और इमल्शन के नाम से एग्जाम में पूछा भी गया है, याद रखना। तो याद रखना, जब परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम, परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम दोनों ही क्या हो, जल के रूप में हो, यानी दोनों ही द्रव के रूप में हो, ये भी द्रव के रूप में हो और ये भी द्रव के रूप में हो। जब परीक्षित प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम दोनों ही द्रव के रूप में हो और उनको आपस में मिला दे तो बनने वाले कोलाइडिसोल को, कोलाइडी विलयन को पायस कहा जाता है। दोबारा फिर सुनिए, जब परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम दोनों ही तरल रूप में हो, दोनों ही लिक्विड रूप में हो, दोनों ही द्रव के रूप में हो और उनको परस्पर मिश्रित कर दे तो बनने वाले कोलाइडी विलयन को विशिष्ट नाम दिया जाता है, जिसे हम कहते हैं पायस, यानी इमल्शन कहा जाता है। और याद रखना, इमल्शन पायस दो प्रकार का होता है। पायस यानी पायस के प्रकार की बात करूं तो पायस दो प्रकार का होता है और दो प्रकार में पहला प्रकार मैं लिख रहा हूं जल तेल पायस। कौन सा? जल तेल पायस। अब याद रखना, इसे याद रखना, पहले जल आया तो जल को इंग्लिश में वाटर बोलते हैं, तो वाटर में W आएगा और इधर ऑयल आएगा, तो इसे याद रखना शॉर्टकट में, और W/O पायस भी कहा जाता है। W/O पायस भी इसे बोलते हैं। पहले जल, जल का मतलब वाटर, और तेल फिर ऑयल, तो उस हिसाब से आप थोड़ा याद में रखना, इसे WO पायस भी कहा जाता है। जो मैं पहले लिखा है याद रखना, वो परिक्षिप्त प्रावस्था बोलनी है आपको। जो मैंने 2 नंबर पर लिखा है उसे परिक्षेपण माध्यम बोलना है। तो याद रखना, जब परिक्षेपण माध्यम के रूप में तेल हो और परिक्षिप्त प्रावस्था के रूप में जल हो तो बनने वाले कोलाइडी विलयन को जल तेल पायस कहा जाता है। याद रखना, थोड़ी मात्रा में तो आपको जल लेना है, थोड़ी मात्रा आपको किसकी लेनी है? जल की, तो बोलूंगा परिक्षिप्त प्रावस्था। तो वह विलयन, वह कोलाइडिसोल जिसमें परिक्षिप्त प्रावस्था के रूप में जल उपस्थित हो और परिक्षेपण माध्यम के रूप में तेल उपस्थित हो, तो ऐसे कोलाइडिसोल को जल तेल पायस कहा जाता है। जल तेल पायस कहा जाता है, जिसके एग्जाम्पल याद रखना, मक्खन होता है, पनीर होता है, और आपकी मछली का तेल जिसे हम कोड ऑयल कहते हैं, ठीक है ना। कोड ऑयल मछली के तेल को बोला जाता है। मक्खन, पनीर, कोड ऑयल, याद रखना, ये जल तेल पायस के उदाहरण होते हैं। जल तेल पायस यानी वह पायस जिसमें परिक्षिप्त प्रावस्था के रूप में जल हो, परिक्षेपण माध्यम के रूप में तेल हो, और दोनों को मिश्रित कर दें तो बनने वाले कोलाइडी विलयन को जल तेल पायस कहा जाता है, जिनके उदाहरण मक्खन, पनीर, कोड ऑयल होते हैं। और एक बात और याद रखना, इसमें तेल है उसे परिक्षेपण माध्यम के रूप में काम में लेते हैं, अर्थात तेल की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, तो तेल की मात्रा ज्यादा होने के कारण याद रखना इसे तेलीय पायस भी कहा जाता है। कौन सा पायस कहा जाता है? इसमें तेल की मात्रा ज्यादा होने के कारण, परिक्षेपण माध्यम तेल है तो तेल की मात्रा तो ज्यादा होगी, इस कारण से इसे तेलीय पायस भी कहा जाता है। तो याद रखना, जल तेल पायस को तेलीय पायस कहा जाता है, और ये परिक्षेपण माध्यम की मात्रा के आधार पर नाम रखा गया है तेलीय पायस। फिर 2 नंबर पर आता है, इसका विपरीत कर दूंगा, तेल जल पायस। तेल जल पायस, तो तेल जल पायस में याद रखना वह पायस जिसमें परिक्षिप्त प्रावस्था के रूप में तेल अर्थात थोड़ी मात्रा में तेल हो और परिक्षेपण माध्यम के रूप में जल अर्थात बहुत अधिक मात्रा में जल उपस्थित हो, तो उनको मिश्रित करने पर बनने वाले पायस को तेल जल पायस कहा जाता है। याद रखना, पहले तेल आ रहा है तो इसको ऑयल्स दर्शाते हैं, और फिर वाटर, तो फिर बाद में W आता है, तो इसे याद रखना, इसे O/W पायस भी कहा जाता है। और इसके उदाहरणों की बात करूं तो इसमें पर्टिकुलर दूध, स्पेशल दूध इसी का उदाहरण है। दूध इसको ही बोलते हैं,
और इसके अलावा दूध से जब हम क्रीम निकाल लेते हैं, दूध से जब हम क्रीम निकाल लेते हैं तो वो क्रीम जो होती है उसकी बात कर रहा हूं, फेंटी हुई क्रीम बोलते हैं। दूध से क्रीम आप बाहर निकाल लोगे तो वो जो क्रीम कहलाएगी वो फेंटी हुई क्रीम कहलाएगी, और वो फेंटी हुई क्रीम एक प्रकार का पायस होता है और उसे कहते हैं तेल जल पायस। तो दूध इसका उदाहरण है और फेंटी हुई क्रीम इसका उदाहरण है। और याद रखना, इसमें परिक्षेपण माध्यम के रूप में जल काम में लिया गया, अर्थात जल की मात्रा बहुत अधिक ली गई है, इसलिए इसे जलीय पायस भी कहा जाता है। कौन सा पायस कहा जाता है? इसे जलीय पायस भी कहा जाता है। यह भी आपको याद रखना है कि इसमें परिक्षेपण माध्यम के रूप में जल बहुत अधिक मात्रा में काम में लेते हैं, इसलिए इसे जलीय पायस कहा जाता है। तो दोबारा फिर सुन लीजिए, पायस किसे बोलते हैं? कि जब परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम दोनों ही द्रव के रूप में हो तो ऐसे कोलाइडी विलयन को पायस कहा जाता है। पायस का पर्टिकुलर उदाहरण शुद्ध उदाहरण दूध होता है। पायस का स्वयं पर्टिकुलर उदाहरण दूध होता है, याद रखना। फिर पायस दो प्रकार के होते हैं, जल तेल पायस और तेल जल पायस। तो पहले जल तेल पायस की बात करूं तो जल तेल पायस में परिक्षिप्त प्रावस्था के रूप में तो जल होता है, परिक्षेपण माध्यम के रूप में तेल लिया जाता है, यानी तेल की मात्रा अधिक होती है, जल की मात्रा कम होती है, और ऐसे पायस को हम तेलीय पायस भी कहते हैं, तेल की मात्रा अधिक होने के कारण। उदाहरण मक्खन, पनीर और कोड ऑयल शामिल किए जाते हैं। फिर तेल जल पायस, तो याद रखना पहले से विपरीत कर देना, आगे पीछे कैसे भी लिख सकते हो, याद रखना, लेकिन एग्जाम्पल पर्टिकुलर याद रखना आप। तो तेल जल पायस में क्या होगा? तेल जो पहले होता है वो थोड़ा लिया जाता है, इसे बोलूंगा परिक्षिप्त प्रावस्था। जल को बोलूंगा परिक्षेपण माध्यम। तो जल परिक्षेपण माध्यम के रूप में जल हो और तेल के रूप में यहां परिक्षिप्त प्रावस्था हो, तो ऐसे पायस को तेल जल पायस कहा जाता है। और इसमें जल की मात्रा अधिक होती है, इसलिए इसे जलीय पायस भी कहा जाता है। और इसके सामान्य उदाहरण दूध और फेंटी हुई क्रीम इसके उदाहरण होते हैं। हमारा अगला टॉपिक है पायस के गुण, यानी प्रॉपर्टीज ऑफ इमल्शन। तो पायस के गुणों में याद रखना, पहले सबसे पहले गुण की बात करूं, जलीय पायस जो होते हैं, जलीय पायस कौन से होते हैं? जलीय पायस जिसमें परिक्षेपण माध्यम के रूप में जल होता है, जल की मात्रा सर्वाधिक होती है, वो पायस जलीय पायस कहलाते हैं। तो जलीय पायस हैं वो चालकता प्रदर्शित करते हैं। जलीय पायस में चालकता का गुण पाया जाता है, यानी धारा प्रवाह करने का गुण पाया जाता है, याद रखना। जलीय पायस में चालकता का गुण पाया जाता है। और जो तेलीय पायस होता है, तेलीय पायस कौन सा होगा? तेलीय पायस वो जिसमें परिक्षेपण माध्यम के रूप में तेल की मात्रा सर्वाधिक होगी। तेलीय पायस है, इसकी शांता अधिक होती है। तेलीय पायस की शांता, विस्कोसिटी है वो सबसे अधिक होती है। तो शांता अधिक होती है किसकी? तेलीय पायस की। शांता याद रखना, द्रवों के प्रवाहित होने का गुण है शांता। तो शांता क्या होती है एक्चुअल में? द्रवों, वह एक प्रकार से वह गुण जो द्रवों के प्रवाहित होने के मार्ग में बाधा उत्पन्न करता है। वह गुण यानी किसी द्रव का, किसी तरल का वह गुण जो उसके प्रवाहित होने के मार्ग में बाधा उत्पन्न करे, उसे हम शांता बोलते हैं। जैसे पानी है, आसानी से ऊंचाई से नीचे की तरफ आ सकता है, लेकिन आपके देखिए जैसे शहद है, ग्लिसरीन है, वो ऊपर से नीचे की तरफ धीरे धीरे आते हैं। तो उन लिक्विड में ऐसा एक गुण पाया जाता है जो खुद के उनके चलने का विरोध करता है। तो किसी द्रव का, किसी तरल का वह गुण जो उसके प्रवाहित होने के मार्ग में बाधा उत्पन्न करे, उसे हम शांता कहते हैं। शहद की शांता अधिक होती है जल की तुलना में, ठीक है ना, याद रखना। तो तेलीय पायस से उनकी शांता अधिक होती है। 3 नंबर पर बात करूं मैं, तो आप याद रखना, जब आप किसी पायस में विद्युत अपघट्य मिलाते हो, जब किसी पायस में आप क्या मिला देते हो? आप विद्युत अपघट्य मिला देते हो पायस में, और विद्युत अपघट्य मिला दिया जाता है, तो याद रखना वह पायस अपने अवयव में, अपने कंपोनेंट में विभक्त हो जाता है। तो जब किसी पायस में विद्युत अपघट्य मिला दिया जाता है
तो मिला दिया जाता है तो वह पायस, तो वह मिला दिया जाता है तो वह पायस अवयवों में विभक्त हो जाता है, अवयवों में विभाजित हो जाता है। तो जब किसी पायस में और आप विद्युत अपघट्य मिला दोगे तो वह पायस अवयवों में विभाजित हो जाता है। तो 3 इसके सामान्य गुण याद रखें।